नमस्कार दोस्तों, मैं हलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका एकलव्य ई पाठशाला में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत में राज्य की स्वायत्तता की बढ़ती मांग। इससे पहले हमने भाग 1 में राज्य की स्वायत्तता की क्या मांग है, साथ ही राज्य की स्वायत्तता की मांग किस तरफ से की जा रही है, इनके संदर्भ में हमने चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दे दिया है, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। इसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं राज्य स्वायत्तता की मांग में। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि भारत में मार्क्सवादी साम्यवादी दल, अकाली दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस तथा अखिल भारतीय द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये जो दल थे, इनके जिन जिन राज्यों में शासन थी वहां पर इन्होंने क्या किया, समय समय पर केंद्र सरकार से अपने अधिकारों में कटौती करके राज्य को अधिक अधिकार यानी राज्यों को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए तथा केंद्र को अपने अधिकारों में कटौती करने के लिए बार बार उनको क्या किया गया था, दबाव बनाया गया था। इसी संदर्भ में प्रमुख एक राज्य है, वो है पश्चिम बंगाल। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पश्चिम बंगाल की मार्क्सवादी सरकार जो है वो किस प्रकार केंद्र के ऊपर दबाव बनाती है कि वो राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करें। सर्व प्रमुख जो सरकार है, पश्चिम बंगाल की सरकार है, वो क्या करती है, राज्य को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए एक मसौदा तैयार करती है, मेमोरेंडम तैयार करती है, और इसी के आधार पर पश्चिम बंगाल के जो मंत्रिमंडल है वो इसको स्वीकृति प्रदान कर देती है। और उस समय पश्चिम बंगाल के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे वो थे ज्योति बसु, और केंद्र में जो सरकार थी वो थी मोरारजी देसाई की सरकार। तो उनके सामने ये मसौदा पेश करते हैं जिसमें राज्य को स्वतंत्रता प्रदान करने के संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं। आगे देखते हैं कि वे कौन कौन से सुझाव हैं जो मुख्यमंत्री ज्योति बसु के द्वारा मोरारजी देसाई सरकार के समक्ष रखी जाती है। सबसे पहले जो रखा जाता है, राज्यों की स्वायत्तता के संदर्भ में प्रस्तुत मसौदा में निम्नलिखित सुझाव थे। तो सबसे पहला जो सुझाव था वो था कि भारतीय संघ को राज्यों का परिसंघ घोषित किया जाए। अब ये क्यों? क्योंकि भारत यूनियन ऑफ स्टेट है। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 1 में स्पष्ट उल्लेखित है कि भारत अर्थात इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट होगा। भारतीय संविधान निर्माताओं ने फेडरल के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया है। ये उस समय संविधान निर्मात्री जो सभा में सदस्य थे उनकी दूरदर्शिता थी। वो जानते थे कि एक समय आएगा तो राज्य क्या करेंगे, अपने स्वायत्तता की मांग करेंगे। इसलिए हमें क्या करना है कि जो संघ बना रहे हैं, जो यूनियन बना रहे हैं, वो क्या होगी, अविनाशी होगी। वही दूसरी ओर ये सबक कहाँ से लिए थे, अमेरिका से। अमेरिका क्या है, अविनाशी संघ बनाने के लिए अमेरिका को कई गृह युद्धों का सामना करना पड़ा था, तब जाकर वहां पर फेडरेशन अविनाशी बना था। तो भारत उनसे सबक लेते हुए क्या किए कि फेडरल की जगह पर यानी संघ के जगह पर यूनियन शब्द का प्रयोग किए। तो उसी यूनियन शब्द जो प्रयोग किए गए हैं उसी को क्या करना है, ये समाप्त करने की बात करें। और क्या बोल रहे हैं कि राज्यों का परिसंघ भारत को घोषित किया जाए। ये जो मसौदा तैयार किए थे ज्योति बसु, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, और मोरारजी देसाई केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए थे। दूसरी बात करते हैं कि राज्य विधानसभा जो कानून पास करेगी उनमें किसी प्रकार की केंद्रीय अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। ये क्या कह रहे हैं कि राज्य के विधानसभा कोई भी कानून बनाता है तो इसके लिए केंद्र से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अभी सामान्यतः क्या होता है कि विधानसभा कानून बनाती है, पर अधिकांश कानूनों में केंद्र से राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्यता रहता है। तीसरी बात करते हैं कि राज्यों में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू ना किया जाए। अभी देखते हैं कि राज्य में विधानसभा मतलब देखा जाए तो राज्यों में अगर जो राज्यों की जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो जाती है, राज्यों की संवैधानिक तंत्र विफल हो जाती है, तो वहां पर क्या लगा दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन लगाकर वहां पर सीधे सीधे केंद्र के द्वारा राज्यों में शासन किया जाता है। तो उसको समाप्त करने की बात कही जा रही है। चौथा बात करते हैं कि संविधान की अनुच्छेद 356 यही है राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में, इनको और अनुच्छेद 357 को समाप्त कर दिया जाए।
अब अनुच्छेद 356 में क्या है कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित तथ्य हैं कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो इस दशा में वहां पर क्या होगा, राष्ट्रपति शासन स्थापित होगा। तो वही अनुच्छेद 357 में इस बात का उल्लेख है कि 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग, 356 के अधीन जो घोषणा होती है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है, तो उसमें भी क्या करें, संसद विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। ये अनुच्छेद 357 में उल्लिखित, इनको भी समाप्त करने की बात जो मसौदा पेश किए गए थे उनमें किया जाता है। पांचवी बात करते हैं कि जो लोकसभा के समान राज्यसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष कराया जाए। हमारे यहाँ होता क्या है कि जो लोकसभा का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रीति से होता है, जिसमें जनता लोकसभा के सदस्यों को चुनती है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों को जनता डायरेक्ट नहीं चुनती, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए, जो जनता के द्वारा चुने गए विधायक हैं, विधायकों के बीच से ही अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों का चयन होता है। अब इनमें होता क्या है कि जिन राज्यों में जिस पार्टी की सरकार है, अर्थात जिनकी सबसे अधिक विधायक हैं, विधायकी हैं, वहां से ही राज्यसभा में अधिक संख्या में सदस्य जाने की संभावना बनी होती है। तो ये भी बातें इसमें शामिल की गई थी कि लोकसभा के समान ही राज्यसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष कराया जाए। साथ ही 30 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाए थी। तो नेक्स्ट जो बातें रखी गई थी वो था कि कुल राष्ट्रीय राजस्व का, जो कुल राष्ट्रीय राजस्व है, कुल राष्ट्रीय राजस्व का 75% भाग राज्य सरकार को व्यय हेतु प्रदान किया जाए। भारत में जो राजस्व प्राप्त होती है, कुल राष्ट्रीय राजस्व प्राप्त होती है, उसके कितने प्रतिशत भाग, 75% भाग। मतलब ये है कि 75% राज्य को दिया जाए और 25% केंद्र अपने पास रखे। इस प्रकार के तथ्यों को शामिल किए गए थे। साथ ही बात करते हैं कि राज्य के सभी कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन होंगे, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित हो, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित हो, सभी के सभी क्या कहलाएंगे, राज्य सरकार के अधीन कर्मचारी कहलाएंगे। अभी होता क्या है कि राज्य में जो राज्य संघ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य में जो राज्य सेवा आयोग द्वारा जो व्यक्ति चयनित होते हैं, जो अधिकारी चयनित होते हैं, वो राज्य सरकार के कहलाते हैं, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अधिकारी ये केंद्र सरकार के कहलाते हैं। इस प्रकार राज्य में 2 प्रकार के प्रतिनिधि हैं, एक केंद्र के और एक राज्य के, जिससे राज्य और केंद्र के मध्य टकराव की स्थिति बनी रहती है। तो उसी को समाप्त करने के बाद भी जो मसौदा प्रस्तुत किए गए थे उनमें की गई है। इनमें बताया जा रहा है कि राज्यों में IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा IPS भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी ना हो और ना इन पदों को समाप्त किया जाए। उनका कहना है कि इसमें राज्यों में IAS और IPS जैसे अधिकारी ना हो और इन पदों को समाप्त कर दिया जाए। साथ ही IAS, IPS व CRP जो केंद्रीय आरक्षी दल हैं जैसी सेवाओं को राज्य के अधीन ला दिया जाए। अगर पदों को समाप्त नहीं किया जाता है तो ये जो पद हैं, इन पदों को किनके अधीन ला दिया जाए, राज्य सरकार के अधीन ला दिया जाए। 8वीं बातें हैं कि राज्यों में प्रशासन के अधिकार के संरक्षण के लिए संविधान के अनुच्छेद 248 में संशोधन किया जाए। अब आपको बता दूं कि अनुच्छेद 248 में क्या है। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद के पास हैं। तो इनमें क्या बोल रहे हैं कि राज्यों में शासन संचालन के लिए संविधान के जो शक्तियां हैं, अवशिष्ट विधायी शक्तियां हैं, वो किनको दे दिया जाए, राज्यों को दे दिया जाए। 9वीं बातें क्या रखी गई थी राज्य स्वायत्तता की मांग के मसौदे में कि संविधान के अनुच्छेद 249 को रद्द किया जाना चाहिए। अब 249 में क्या है, 249 में है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति कि 249 की वही शक्ति है जिसमें राज्यसभा क्या कर सकती है कि राष्ट्रीय हित के संदर्भ में कानून बना सकती है। तो इनको भी समाप्त करने की बात मसौदा में की गई थी। 10वीं बात थी कि योजना आयोग की कार्यप्रणाली में फेरबदल किया जाना चाहिए।
योजना आयोग, अब अभी वर्तमान में योजना आयोग तो नहीं है, बल्कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग स्थापित हो गया है। योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं बनाती थी और वो लागू होता था, लेकिन अभी क्या कर दिया गया है, नीति आयोग ला दिए गए हैं, जिसमें योजना आयोग से कहीं अधिक इनको विस्तृत कर दिया गया है और राज्यों को कहीं ना कहीं विकेंद्रीकृत सत्ता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्यों को और क्या क्या मांगे रखी गई थी मसौदा में। वो रखी गई थी कि 12वें नंबर पे यहाँ पे बात हो रही कि राज्यों को कर लगाने वसूलने का अधिकार पूर्ण रूप से मिलना चाहिए, कि राज्य सरकार कर लगाए और उसको वसूले, इस पर किसी भी प्रकार का केंद्रीय प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए, ये मांगे भी रखी गई थी। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 280, अब 280 में क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है, तो उसमें जो धारा 2 और धारा 7 है उसको समाप्त करने का भी बातें मसौदा में रखी गई थी। अगला था केंद्रीय मंत्रिमंडल के वाणिज्य संबंधित संविधान के अनुच्छेद 302 में निहित अधिकारों को खत्म करना चाहिए। अब जो 302 में है उनमें क्या है, जो अधिकार हैं संविधान में अनुच्छेद 302 में जो निहित अधिकार हैं उनको खत्म कर देना चाहिए। ये बातें भी राज्य स्वायत्तता की मांग करने वाली मसौदा में रखी गई थी। अब 302 में क्या है कि व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन आरोपित करने की संसद की शक्ति है। संसद को यहाँ शक्ति है कि वो व्यापार है, वाणिज्य इत्यादि के संदर्भ में बगैर किसी रुकावट के कोई भी कानून बना सकती है। ये शक्ति अनुच्छेद 302 केंद्र को देती है। तो इसी को समाप्त करने की बाद भी राज्य स्वायत्तता की मांग की मसौदा में रखी गई थी। नेक्स्ट था संविधान के अनुच्छेद 270 तथा 201 को खत्म किया जाए। अब 270 में क्या है कि संघ द्वारा लगाए जाने वाले कर व संघ द्वारा ही संग्रहित किए जाने वाले कर। देखो अनुच्छेद 270 में क्या है, केंद्र सरकार राज्यों में टैक्स लगाती है, राज्य से केंद्र सरकार वसूलती है और वसूलने के बाद केंद्र अपने पास रखती है, उसके बाद कुछ को राज्यों को दे देती है। तो ये व्यवस्था को समाप्त करने की बात भी की गई है। साथ ही राज्य की क्षमता अनुसार राज्य विधानसभाओं के केंद्रीय समक्ष सार्वभौमिक क्षमता मिलनी चाहिए। इस प्रकार राज्य स्वायत्तता की मांग करने वाली जो मसौदा थी उनमें ये बातें इसलिए शामिल की गई थी कि राज्यों को स्वायत्तता प्राप्त हो सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।